दोस्तों आज काफ़ी कोहरा पड़ा है। इनफैक्ट इस मौसम का पहला कोहरा है ये। इससे पहले दिसंबर के किसी भी डेट में कोहरा नहीं था। आज काफ़ी घना कोहरा है। तो मैं अब तो 11 बजे निकली हूँ मैं घर से, मतलब मेरा जो नॉर्मल टाइम है उससे करीब 1.5-2 घंटे बाद निकली हूँ। हल्की सी धूप दिखने लग गई थी तब निकली हूँ, लेकिन अभी भी हाईवे पे तो काफ़ी घना कोहरा है। उस साइड भी देखिए और इस साइड भी है, इधर भी काफ़ी घना कोहरा है। अब देखती हूँ टोल प्लाज़ा के पास जाकर, वहाँ पर तो थोड़ा क्लियर है, उस जगह में दिख जाती हैं बर्ड्स। बाकी इस कैमरे की जो मैंने ISO सेटिंग वगैरह थोड़ी चेंज की थी, वो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, उस सेटिंग के साथ ही शूट किया था। तो अब देखते हैं कि आज इसी तरह के वेदर के लिए वो किया था कि जब रोशनी कम हो और फॉगी वेदर हो। तो अब देखते हैं कि वो कितना आज कारगर साबित होता है। अभी ऑलमोस्ट टोल प्लाज़ा के पास पहुँच गई हूँ, लेकिन अभी भी देखिए साइड के जो पूरा एरिया है खेतों में पूरी धुंध पसरी हुई है। इसमें यहाँ पर मोअर हैन है और इनके बच्चे भी हैं, चिक्स भी हैं। बिल्कुल छोटा सा भी बच्चा है यहाँ पर, ये देखिए मोअर हैन का बिल्कुल छोटा बच्चा है। बाकी इधर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती थी जो कि IUCN का ही है, मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी स्पीशीज़, मतलब कितने स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि सिर्फ जानवर और पक्षी नहीं, पेड़ पौधे भी शामिल हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि जो मैक्सिमम एक्सटिंक्ट हुई है स्पीशीज़, वो एक प्लांट स्पीशीज़ है साइकडी फैमिली की। साइकडी वो होते हैं साइकस के जो प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके ये देखिए ये हेरन आके बैठा है मेरे ख्याल से पेड़ पे। तो साइकस के प्लांट्स वो होते हैं जो पाम जिसको कहते हैं, पाम ट्री, जो खजूर का पेड़ होता है या खजूर का पौधा होता है, या जो पाम हम अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे लगाते हैं। तो ईग्रेट भी हो सकता है, ये हेरन तो नहीं लग रहा। तो साइकडी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें करीब 71% एक्सटिंक्शन देखा गया है। तो 71% काफ़ी हाई एक्सटिंक्शन का रेट है, और ये सबसे ज़्यादा साइकडी में देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट जो है अराउंड 44%, वो है जो कोरल्स हैं, वो भी जो रीफ के आसपास हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास, उन कोरल रीफ्स में 44% का एक्सटिंक्शन देखा गया है। तो एक तरह का प्राणी है वो भी, तो उसका भी एक्सटिंक्शन इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे ख्याल से एम्फीबियंस का है, 40 या 41% है। उसके बाद जो मैमल्स का है वो 28% है, और बर्ड्स का 11% है, और रेप्टाइल्स का मेरे ख्याल से 9 या 10% है। तो मतलब बर्ड्स और रेप्टाइल्स में सबसे कम एक्सटिंक्शन के रेट्स देखे जा रहे हैं। मैमल्स में भी 26% है जो काफ़ी हाई है, लेकिन 71% जो साइकडी फैमिली में देखा गया है, या 44% आपका जो कोरल रीफ्स में हो रहा है, एम्फीबियंस का भी 41% है। तो वो चीज़ें चिंताजनक है। और इससे एक चीज़ और निकल के आती है, जो इससे पहले 6 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है पृथ्वी पे, 6 बार या 5 बार हुआ है, जिसमें कि बहुत भारी मात्रा में स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो गए थे किसी न किसी कारण की वजह से। कभी आग की वजह से, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, कभी आइस एज की वजह से। तो इन सभी कारणों से बहुत ढेर सारे स्पीशीज़ के परसेंटेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। उस टाइम पर भी जो सबसे ज़्यादा सरवाइव करने वाले स्पीशीज़ थे वो आपके बर्ड्स और रेप्टाइल्स ही थे, और अभी भी वही देखा जा रहा है। बर्ड्स में 11% एक्सटिंक्शन है, मतलब 11% स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और ऐसे रेप्टाइल्स में भी नंबर कमी है, इसके आसपास ही है। तो इसका मतलब ये है कि आगे जो एक्सटिंक्शन आएगा, एक तो आएगा ही, ये तो पक्की बात है कि आना ही है।
तो उसमें भी बर्ड्स और रेप्टाइल्स ही सरवाइव करेंगे जो कि अगले वाले एरा में जाएंगे। रेप्टाइल्स का भी जो है वो बर्ड से ज़्यादा है एक्सटिंक्शन रेट उनका, 21% स्पीशीज़ उनकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और जो शार्क्स वगैरह हैं उनकी 38%। तो ये सारी चीज़ें चिंताजनक है। बाकी इंसान तो कुछ सोचता नहीं है बाकी स्पीशीज़ के बारे में, उसको तो सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट क्यों होना पड़ता। लेकिन अब जो भी है, इसमें कुल मिला के निकल के यही आ रहा है कि बर्ड्स का एक्सटिंक्शन सबसे कम हुआ है 11%, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। तो आगे के लिए हमने क्या सोचा है, ये केवल सोचना इसका सरकार का काम या फिर जो दुनिया के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम नहीं है। हर इंडिविजुअल को भी इसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो देखिए यहाँ तो वो टावर ही नहीं दिख रहा है जिस पे वुली नेक स्टॉक का नेस्ट है, तो सारस क्या दिखेगा। तो मुश्किल है कि आज कुछ ज़्यादा दिख पाए। हालांकि धूप हल्की निकल रही थी, लेकिन अभी फिर से कोहरे की घनी चादर यहाँ पे पड़ गई है। इस खेत में लैपविंग है, कई सारे बैठे हुए हैं, पीछे भी हैं। और जब भी मौसम चेंज होता है, भी ये पहला ही कोहरा है ना इस मौसम का, तो आज बर्ड्स भी थोड़ी कंफ्यूज सी हैं, परेशान सी हैं। हालांकि यहाँ कई सारे लैपविंग एक साथ बैठे हैं। ये ऐसे ही एक साथ हडल होके बैठ जाते हैं जब इन्हें कुछ डाउट लगता है मौसम में, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, तो फिर ये एक साथ बैठती है, मैंने देखा है। ऐसे एक हेल स्टॉर्म से पहले भी मैंने करीब 20-25 लैपविंग्स को एक साथ हडल करके बैठते हुए देखा है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बर्ड्स हैं, प्लोवर्स हो सकती हैं। इस जगह पर मैंने प्लोवर्स को पहले भी शूट किया है। वो यहाँ सैंड पाइपर तो नहीं है, सैंड पाइपर थोड़ा और बड़ा होता है, प्लोवर हो सकते हैं ये। और मोस्टली लेसर सैंड प्लोवर होते हैं। प्लोवर्स भी माइग्रेटरी होते हैं। जो इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है वो तो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया उस तरफ ही होता है, लेकिन विंटर में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ये दोस्तों वाइट वैगटेल है, और जो अभी प्लोवर मुझे लग रहे थे ना, वो भी वैगटेल्स ही हैं, लेकिन सिट्रीन वैगटेल है वो। तो वाइट वैगटेल, सिट्रीन वैगटेल और प्लोवर तीनों ही माइग्रेटरी हैं, विंटर में ही आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।